इन्वेस्टमेंट का आसान तरीका माना जाता है म्यूचुअल फंड। आप इसमें रेगुलर सेविंग्स और निवेश से लंबी अवधि में अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करने पर कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा मिलता है। और जहां बात हो आपके मुनाफे की, वहां बिजनेस पीछे कैसे रह सकता है। आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को इंफॉर्मेटिव और स्मूथ बनाने के लिए हर रविवार हम बात करते हैं एक्सपर्ट से और म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स और फायदे के बारे में तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। आज हमारे साथ जुड़े हैं हर्षा उपाध्याय जी, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है इक्विटी के, प्रेसिडेंट एट कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बहुत बहुत स्वागत है हर्षा जी आपका हमारे शो पर। थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि म्यूचुअल फंड की ओर निवेशकों का हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से काफी रुझान बढ़ गया है। ऐसे में क्या कुछ नया ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आया है? देखिए, पहली बार तो ये सबको एक अंडरस्टैंडिंग आया है कि अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, यानी कि महंगाई को बीट करना है सस्टेनेबल वे में, तो इक्विटी एक एसेट क्लास होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में। तो उसके हिसाब से जो हम पॉपुलरली कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपीस, वहाँ पे काफी सारा लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और लोग इसको एक तरफ से एक हैबिट बना लिए हैं। और अगर आप मंथली एसआईपी नंबर पूरे इंडस्ट्री का देखते हैं, आज के दिन में वो मंथली हिसाब से 16,000 करोड़ से ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो जो भारतीय निवेशक हैं, उनका जो इक्विटी में जो रुचि है वो धीरे धीरे सस्टेनेबली ऊपर जा रहा है। एक अच्छी बात। जी, एक रिसर्च में बताया गया है कि म्यूचुअल फंड की हर कैटेगरी में अक्टूबर महीने में खरीदारी देखने को मिली है। साथ ही अक्टूबर में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें बिकवाली हुई है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, म्यूचुअल फंड जो है, जो निवेशक के जो पैसे आते हैं या जाते हैं उसको मैनेज करते हैं। यानी कि अगर इनफ्लोज हैं तो हमें उसको मार्केट में निवेश करना पड़ता है, अगर रिडेम्पशंस होते हैं तो उतना हमें सेल करके उसको वो पैसा निवेशक को वापस देना होता है। तो उस हिसाब से जो आप देख रहे हैं बाहर के निवेशक जो कर रहे हैं एज अ पूल, तो वही म्यूचुअल फंड्स का भी एक डायरेक्शनली वही रहता है। थोड़ा बहुत कैश म्यूचुअल फंड्स रख सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जब नेट इनफ्लोज आते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में जब पैसे बहुत आते हैं तो वो जरूर मार्केट में निवेश हो जाते हैं। कुछ टाइम गैप हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे पैसे आएगा वो निवेश होते जाएगा। और जैसे जैसे निवेशकों का रिडेम्पशन होता है तो हमें उतना ही अमाउंट का शेयर्स को बेचना पड़ता है। तो आज के दिन में जैसे मैंने बताया, एसआईपीस के रूप में से काफी सारा पैसा हर महीने म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हर एक म्यूचुअल फंड्स एक खरीदार बन के मार्केट में नजर आ रहा है। जी, जो भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की शुरुआत करता है उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि जैसे कि कब निवेश की शुरुआत करनी चाहिए, किस तरह के म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करें या लमसम के जरिए निवेश करें, क्या पोर्टफोलियो में मिक्स उन्हें रखना चाहिए और कितने लंबी अवधि का उन्हें वो नजरिया रखना चाहिए। इन सभी सवालों को एक एक कर हम एड्रेस करना चाहेंगे और आपके जरिए समझेंगे। तो सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अच्छा समय क्या होगा? देखिए, कोई भी समय जो है वो अच्छा समय बोला जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम आज इन्वेस्ट करेंगे और अगले हफ्ते निकाल देंगे या अगले महीने निकाल देंगे। इसको ऐसे सोचना चाहिए कि जैसे अगर कोई एक आदमी या औरत बिजनेस चालू करते हैं तो वो एक महीने के लिए, 3 महीने के लिए या एक हफ्ते के लिए बिजनेस नहीं चलाते हैं, वो सालों के लिए वो बिजनेस चलाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी शायद वो बिजनेस कंटिन्यू होता है। तो उसी हिसाब से जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कोई 40, 50, 60 बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशंस को देख के, बिजनेसेस को एनालाइज करके। तो सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ पे हम खुद बिजनेस नहीं चलाते हैं, हम सिर्फ इन्वेस्ट करके पैसिव इन्वेस्टर बने रहते हैं और कोई और बिजनेसमैन उसको चलाते रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जहां पे आप नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। जरूर ये देखना चाहिए कि वैल्यूएशन का रिस्क क्या है। अगर बहुत ही महंगा वैल्यूएशन है तो शायद आपको रुकना चाहिए।
लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो यही आसान तरीका है, जो एसआईपी जो मैंने समझाया था, जो हर महीने आप एक एक कांस्टेंट अमाउंट, या जैसे जैसे आपके इनकम बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ सकते हैं, उस हिसाब से एक प्लान बना के चलना चाहिए। और लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करते हैं और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जी। साथ ही क्या मिक्स रखना चाहिए, जैसे कि इक्विटी, डेट या हाइब्रिड, किस तरीके से वो अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं? देखिए, ये सवाल को जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक का फाइनेंशियल नीड्स, हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, हर एक का इनकम लेवल अलग होता है, हर एक का एज अलग होता है, तो हर एक के लिए एक डिफरेंट प्लान हो सकता है। लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो हर एक को एक तरफ से एसेट एलोकेशन करना चाहिए। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि आपको एक ही एसेट में सब कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो इक्विटी हो या फिक्स्ड इनकम हो, गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो। यानी कि अगर आप पूरे के पूरा इन्वेस्टमेंट्स एक ही बास्केट में करते हैं तो वहां पे ज्यादा रिस्क होता है। तो उस हिसाब से एक एक प्रोपोर्शन आप लेके, ये तो हर एक का रिस्क एपेटाइट, इनकम लेवल्स और वेल्थ क्रिएशन नीड्स को देके एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बना सकता है। लेकिन उदाहरण के तौर पे समझिए कि 70% इक्विटी और 30% गोल्ड और फिक्स्ड इनकम है, तो वो 70% आपको हर एक महीने जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 70% इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और 30% बाकी जो नॉन इक्विटी फंड्स है वहां पे जाना चाहिए। लेकिन ये एक उदाहरण है, किसी को ये 50 और 50% भी हो सकता है, किसी को 40 और 60% भी हो सकता है। जी। जब निवेश की शुरुआत की जाती है म्यूचुअल फंड में, तो एक और लोगों के मन में सवाल रहता है कि फंड्स को कैसे सेलेक्ट करें? क्या जो नए जो एनएफओज आ रहे हैं उस पर भरोसा जताएं या ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें? तो क्या सिलेक्शन करने का भी कोई तरीका हो सकता है? कि इसमें सबसे पहली बात तो, एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए, कि इक्विटी में कितना होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम में कितना होना चाहिए या गोल्ड में कितना होना चाहिए, उसके बाद आपके रिस्क लेवल और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको चूज करना है कि कौन सा सब सेगमेंट आपके लिए ठीक है। यानी कि अगर आप सिंप्लीफाइड वे में अगर आप समझना चाहते हैं, तो लार्ज कैप फंड्स जो कहलाते हैं, म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी के लार्ज कैप फंड्स, वहां पे रिस्क कम है, क्योंकि वहां पे 80% से ज्यादा निवेश जो है लार्ज एस्टेब्लिश्ड ब्रांडेड कंपनीज में होता है। तो उस हिसाब से वहां पे वोलेटिलिटी कम देखने को मिलता है। या कोई भी साइकिल मार्केट में होता है, यानी कि इकोनॉमिक साइकिल आता है, तो वहां पे उनका रेजिलियंस ज्यादा देखने को मिलता है। या कोविड जैसे कोई भी डिसरप्शन हुआ तो बड़े कंपनीज है, एस्टेब्लिश कंपनीज है, तो उनपे ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो एक तरीके से इक्विटी फंड्स में इनको सेफ या रिलेटिवली सेफ बताया जा सकता है। लेकिन दूसरे हिसाब से अगर आप देखेंगे, जहां पे ज्यादा रिस्क होता है और पोटेंशियली अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, या लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, वो है आपके मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स हैं। और बीच में आते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो ये पूरा एक प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम है म्यूचुअल फंड्स में। और हर एक निवेशक को सोचना चाहिए कि उनके रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट और कितना प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जी, एक एग्जाम्पल लेकर थोड़ा-सा अपने व्यूअर्स को और समझाना चाहेंगे। अगर कोई 25 साल का है करीब और उसके पास 10,000 की सेविंग है और वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहा है, तो शुरुआत कैसे करे? शुरुआती ये पहली उसकी सेविंग है जिसको वो इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। तो आपने जैसा कि बताया कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में वो अपने पैसों को एलोकेट कर सकता है। इस एग्जाम्पल से थोड़ा-सा और इलैबोरेट तरीके से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ जो भी 25 साल के आयु के हैं तो उनका इनकम लेवल्स तो यहाँ से बढ़ते ही जाएगा। तो उस हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो शायद 60 साल के या 70 साल के जो निवेशक ले सकते हैं। तो उस हिसाब से लगता है कि 50% से ज्यादा उनको मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, जो इक्विटी के जो अलोकेशन है उसमें। और थोड़ा बहुत लार्ज कैप भी रखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट्स है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वोलेटिलिटी कभी भी किसी भी रीजन की वजह से आ सकता है, तो उस हिसाब से थोड़ा लार्ज कैप्स भी रखना बेहतर है। यानी कि अगर एक ही फंड में अगर आपको काम चलाना है ये सबको देखते हुए, तो शायद मल्टी कैप फंड्स ठीक रहेंगे इनके लिए।
क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, ये तीनों क्षेत्रों में निवेश होता है। तो बाकी के 25 कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन जो 75 है वो 25-25-25 करके लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में जाता है। तो एक ही फंड में आपको सब कुछ एक तरफ से पूरा मार्केट का अ, अ, मिल जाएगा। तो उस हिसाब से मल्टी कैप फंड शायद ये जो यंगर जनरेशन है उनके लिए एक अच्छा निवेश एक रूट रहेगा। जी, हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने की कि ट्रैक रिकॉर्ड पर जाएं या किस तरीके से सेलेक्ट करें, उसके बारे में अगर आप आगे कुछ बता सकें। देखिए, उसमें आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, कौन से फंड हाउस से आ रहा है, कितना एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टमेंट टीम उसको मैनेज कर रहा है, और पिछले काफी साइकिल्स हुए हैं उसमें वो पर्टिकुलर फंड का इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या रहा है, वोलेटिलिटी को कैसे मैनेज किए हैं। तो ये सारे विषय और काफी सारे टेक्निकल बातें भी होते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो का टर्नओवर कितना है, पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी क्या रहा है पिछले कुछ सालों में, पिछले साइकिल में, ये सभी चीजें देखना है। तो संक्षिप्त में बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिनको ये जानकारी नहीं है उनके लिए एक अच्छा ये रहेगा कि वो अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिले और उनके फाइनेंशियल नीड्स और उनके जो इनकम है ये सब विषय पे डिस्कशन करके एक प्लान बना के उस हिसाब से डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना बेटर है। उससे शायद वोलेटिलिटी भी कम दिखेगा और वेल्थ क्रिएशन का जो गोल है वो भी अचीव हो सकता है। जी, जहां हम डिफरेंट कैप्स में फंड्स अपने पैसों को एलोकेट करने की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप फंड में हमने देखा है कि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा लोगों ने निवेश किया था, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में उन्हें रिटर्न भी काफ़ी मिल रहा था। क्या आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह के रिटर्न्स मिलने की आपको संभावना नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पास्ट रिटर्न्स देके कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो हो गया है वो हो गया है, जो आगे आने वाला है उसके ऊपर एनालाइज करके आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आज के दिन में अगर स्मॉल कैप और मिड कैप के वैल्यूएशंस देखते हैं तो वो लार्ज कैप से ज्यादा महंगे हैं। तो अगर कुछ इकोनॉमी में कोई रोड ब्लॉक आता है या मार्केट में कोई वोलेटिलिटी आता है तो इस सेगमेंट में डाउनसाइड वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकता है। और अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे, रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंस मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट्स में काफी अच्छा रहा है, यानी कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर कोई बहुत ही शॉर्ट टर्म आउटलुक लेके स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये ठीक समय नहीं है। लेकिन कोई भी अगर इक्विटी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो उनको तो शॉर्ट टर्म का फोकस नहीं होना चाहिए। अगर आप 3-5 साल के लिए सोच रहे हैं तो स्मॉल कैप फंड्स में अभी भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन जरूर उसको एसआईपी रूट में निवेश कीजिए। लमसम इस लेवल पे करना थोड़ा ज्यादा रिस्क बन सकता है। जी, अभी आपने बताया कि अगर स्मॉल कैप में वो 5 से 7 साल के लिए निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। एक ओवरऑल अगर कोई 25 साल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 25 साल का कोई व्यक्ति है और आपने जिस तरीके से उनके एसेट को एलोकेट करने की बात की, मल्टी कैप फंड में वो एलोकेट कर सकते हैं, तो वैसे उन्हें कितने लंबे अवधि का नजरिया रखना चाहिए? 10 साल, 15 साल, मतलब वो क्या टारगेट रखे अपने दिमाग में कि इसमें उन्हें कब तक इन्वेस्टेड रहना है? देखिए, जितना लंबा इन्वेस्टमेंट का होराइजन होता है उतना बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि एक आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप 40-50-60 बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। अगर अच्छे बिजनेसेस को आपने चूज किया वो 10 साल में भी अच्छे रहेंगे और 20 साल के बाद भी अच्छे रहेंगे। और पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो 40 या 50 जो बिजनेसेस को चूज किए हैं उसको कांस्टेंट नहीं रखते हैं। वो जैसे जैसे बिजनेसेस ऊपर नीचे होंगे या वैल्यूएशंस ऊपर नीचे होंगे तो पोर्टफोलियो भी चेंज होता रहता है। यानी कि आपको प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मिलेगा और आपका एक डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ बिजनेसेस भी मिलता है। तो जितना लंबी अवधि के निवेश करते हैं उतना बेहतर है, लेकिन कम से कम 3 से 5 साल तो होना ही चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स की बात कर रहे हैं तो शायद 5 से 7 साल रखना बेहतर है। और अगर आपको वैल्यूएशन का ज्यादा नॉलेज नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरफ से एसआईपी रूट चूज करना बेहतर है, क्योंकि वहां पे आपका मार्केट वोलेटिलिटी भी एक तरफ से मैनेज हो जाता है। लमसम इन्वेस्टमेंट में हर बार आपको एक रिस्क रहता ही है कि आप निवेश करने के बाद क्या अगर मार्केट गिर गया तो क्या लॉस उठाना पड़ेगा, वो सब।
जी। अभी आपने अपनी चर्चा के दौरान प्रॉफिट बुकिंग की भी बात की। म्यूचुअल फंड में भी क्या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और फिर री एंट्री कर सकते हैं मार्केट में, और क्या ये स्ट्रैटेजी अपनाना आपके हिसाब से सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपके 1,000 रुपए आपने निवेश किए हैं और 1,000 का 1,500 हो गया, इसलिए आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि आपके क्या नीड्स हैं, वो नीड्स को मीट करने के लिए आपको चाहिए लिक्विडिटी, तो जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जरूर रिडेम्पशन करना चाहिए। या दूसरी बात यह है, जैसे हमने पहले एसेट एलोकेशन डिस्कस किए, मान लीजिए किसी का 70 और 30% का इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का अलोकेशन है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया नीचे गया वो सब लेके आज के दिन में मान लीजिए वो 80 और 20% हो गया। यानी कि आपका इंटेंडेड जो एसेट एलोकेशन है और 70 और 30 होना चाहिए था, वो इक्विटी के फेवर में 80% और फिक्स्ड इनकम के हिसाब से 20% हो गया। यानी कि आपके जो 70 और 30 होना था वो चेंज हो चुका है, तो आपको फिर उसको रिवाइज करके, यानी कि इक्विटी से थोड़ा पैसा निकाल के उसको 70 करके फिर फिक्स्ड इनकम में थोड़ा निवेश करना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप एसेट एलोकेशन मेंटेन करते जाते हैं तो आपके रिस्क भी एक तरफ से मॉनिटर होता रहता है और मेंटेन होता रहता है। नहीं तो एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पे आपने एक इंटेंडेड एलोकेशन लिया था, लेकिन आज के दिन में वो बहुत अलग हो चुका है और उस हिसाब से रिस्क और रिटर्न्स भी बहुत अलग हो सकते हैं। तो ये भी एक जरूरी चीज है जिस पे ध्यान रखना चाहिए। जी, जिस तरीके से भी हम देख रहे हैं बाज़ार एक तरीके से अप साइड जा रहा है, तो वैसे में अगर किसी को शेयर मार्केट में भी पैसे लगाने हैं, म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाने हैं, तो दोनों में क्या डिवाइड होना चाहिए? देखिए, फिर एक बात है कि इसमें तो हर एक का एक जो अलोकेशन है वो अलग होगा, और जिसको एनालाइज करने का नॉलेज है, जिसको पूरा टाइम उस पे निवेश करके आप इन्वेस्टमेंट आइडियाज निकाल सकते हैं, वो शायद डायरेक्ट इक्विटी में जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक आसान तरीका है जहां से आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर का हेल्प भी मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास एनालाइज करने की क्षमता नहीं है, तो उनको जरूर म्यूचुअल फंड के रूट अपनाना चाहिए, वहां पे रिस्क कम होता है। जी, बिल्कुल। और लगातार हम अपने व्यूअर्स से ये भी कहते रहते हैं कि जब भी वो निवेश की बात आती है, तो निवेश के बारे में वो पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले, किस तरीके से निवेश करना है। साथ ही अगर ज़रूरी हो तो वित्तीय सलाहकार की ज़रूर राय ले, तभी अपने निवेश की ओर आगे बढ़े, क्योंकि मार्केट में उतार-चढ़ाव तो चलता रहेगा। ऐसे में उन्हें नुकसान ना हो, इसकी पूरी जानकारी और समझ उन्हें होनी चाहिए, और तभी वो आगे बढ़े। अगला सवाल मेरा होगा कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड को लेकर। इसके बारे में भी आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा मैं समझना चाहूँगी। देखिए, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का मतलब है कि इनमें इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो रहेगा वो कॉन्ट्रारियन रहेगा। यानी कि आज के दिन में कुछ ऐसे सेक्टर्स अपने इकोनॉमी में हो सकते हैं जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे अगर एक एनालाइज करके आपका व्यू बनता है कि कुछ समय के बाद यहाँ से रिवाइवल हो सकता है, या अगर आप देख लीजिए कोई भी सेक्टर हो, कुछ स्टॉक एक अलग तरीके से अंडर परफॉर्म किए होंगे जबकि पूरा सेक्टर चल चुका है, और हो सकता है उस बिजनेस में कोई एक इश्यू आया है। अगर आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर है तो ये सब एनालाइज करके आप शायद मार्केट जब वो इश्यू को एनालाइज करके उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चालू करेगा, उससे पहले ही आप वो अप्रोच को लेके आप इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक तरफ से इसमें अगर आप नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे और कॉन्ट्राडियन फंड का जो पोर्टफोलियो देखेंगे, काफी अलग दिख सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी बिजनेसेस होंगे, कुछ ऐसे भी सेक्टर्स होंगे जहां पे नॉर्मली आज के दिन में कोई लोगों का अच्छा खासा ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रारियन अप्रोच लेके वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे फंड्स में ये भी हो सकता है कि आपके निवेश जैसे आप करेंगे इमीडिएटली शायद वेल्थ रिटर्न्स क्रिएट कम करना मिले। ना चालू करे, जी। लेकिन एक बार जब वो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर एक ठीक ठाक रास्ते पे आ जाता है या बिजनेस ठीक ठाक हो जाता है, तो आपके रिटर्न्स भी अच्छे आ सकते हैं। तो एक अलग तरीके का एक निवेश का प्रिंसिपल है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। लेकिन इसमें कोई लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का अलोकेशन डिफाइंड नहीं है सेबी के जो कैटेगरी है। तो उस हिसाब से कोई भी सेक्टर में, कोई भी सेगमेंट में कितना भी अलोकेशन हो सकता है।
तो उस हिसाब से वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जो बिजनेसेस को चूज करते हैं वो शायद मार्केट जब भी उन बिजनेसेस को जो रिकॉग्नाइज करेगा या वैल्यूएशंस को रिकॉग्नाइज करेगा, उससे थोड़ा पहले शायद इस फंड्स में वो स्टॉक्स आ जाए। जी, लेकिन मेरा यहाँ पे ये मेरे मन में एक सवाल बनता है कि डेफ़िनेटली क्योंकि वो आगे के व्यू को लेकर चल रहे हैं और उन्होंने अभी निवेश किया है, तो कहीं न कहीं निवेशक उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में वो कैसे कॉन्फिडेंट हो पाते हैं होंगे कि अभी यहाँ पर परफ़ॉर्मेंस उस शेयर्स की अच्छी नहीं हो रही है या उस फंड से उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो निवेशकों के मन में ये भी सवाल होगा और साथ ही इसमें भी चुनाव करने में उन्हें मुश्किल आती होगी किस कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड को वो सेलेक्ट करें? कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, यहाँ पे भी वित्तीय सलाहकार का सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कॉन्ट्रेडियन फंड्स मिलेंगे। और हर एक कॉन्ट्रेडियन फंड में सिमिलर सेगमेंट्स या सिमिलर सेक्टर शायद एक टाइम पॉइंट पे नहीं भी हो। तो यानी कि आगे जो परफॉर्मेंस आएगा वो भी अलग अलग तरीके से आएगा। जरूर ऐसे फंड्स में आप लमसम से ज्यादा एसआईपी रूट यूज करना चाहिए, जहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकता है या जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ा कम हो सकता है, तो वहाँ पे जरूर एसआईपी रूट यूज करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कॉन्ट्रेरियन फंड में भी आप एसआईपी रूट यूज करना चाहिए। और कॉन्ट्रेरियन एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको आपके पूरे 100% या 70% जो आपको अलोकेट करना है वो पूरा एक ही कैटेगरी में नहीं करना चाहिए। इसको एक थेमेटिक एक्सपोजर जैसा 5, 10, 15% तक ही सीमित रखना चाहिए, और बाकी सब जो है वो रेगुलर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश अंत में मैं एक और सवाल पूछूंगी कि अगर कोई 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहता है, उम्र 25 साल ही है और उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर ले, तो आपके हिसाब से कितने वक्त में और किस तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाकर वो 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, अगर एसआईपी के या लमसम के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए वो खासतौर पर इन्वेस्टमेंट के प्लान बना रहे हैं? देखिए, इसमें भी अगर आप पास्ट रिटर्न्स को देखेंगे, एक रेंज आपको मिलेगा कि कितने साल में ये बन सकता है, लेकिन वो उसको उदाहरण लेके हम फ्यूचर का एक्सपेक्टेशंस नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे इकोनॉमी को देखेंगे, वो 6-7% रियल रेट पे है, और अगर आप महंगाई को जोड़ते हैं तो 11-12% प्रति साल बढ़ रहा है। तो जितने अच्छे बिजनेसेस है जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो इससे बेहतर ग्रोथ रेट आना चाहिए। तो उसको आप एक बैरोमीटर जैसे रखना चाहिए कि अगर आपको 12 से 15% के जो ग्रोथ वाले कंपनीज मिल रहे हैं और उतार चढ़ाव के बाद आपको एक रीजनेबल रिटर्न्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको बैक कैलकुलेट करना है तो क्या एसआईपी आप करेंगे और कितना अमाउंट होने से क्या गोल तक आप पहुंच पाते हैं। लेकिन जरूर फिर मैं इसको बोलना चाहूंगा कि अगर आप फास्ट रिटर्न्स देके ये सब डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज वो सही रास्ता नहीं है। आपको एक फ्यूचर एनालाइज करके एक इस पे निवेश करना चाहिए। लेकिन जरूर ये है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए इक्विटी में रहते हैं तो वो बाकी सारे जितने भी एसेट क्लासेस हैं, गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो या फिक्स इनकम हो, वहां से जरूर ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। जी हर्षा जी, अंत में एक और मेरा सवाल ये होगा कि कोटक महिंद्रा की अगर बात करें तो आप किस तरीके से इस वक्त एलोकेशन को अपने शिफ्ट कर रहे हैं, किस सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारे व्यूअर समझ सके कि उसमें कहीं ना कहीं मौका जरूर बन रहा है? देखिए, आज के दिन में हमें लगता है कि जो भारत का जो आर्थिक स्थिति है वो काफी रेजिलिएंट है, और यहाँ पे ग्रोथ भी बाकी ग्लोबल इकोनॉमी से अच्छा खासा बेहतर है। तो उस हिसाब से हमारे पोर्टफोलियोज में जो एक कॉमन थीम अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है कि डोमेस्टिक जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमारा कोर इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ग्लोबल फेसिंग या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बिजनेसेस हैं वहाँ पे थोड़ा कम एक्सपोजर है, क्योंकि हमें लगता है कि अगले कुछ समय के लिए ग्लोबल ग्रोथ जो है काफी वोलेटाइल रहेगा और काफी सारे रोड ब्लॉक्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में डोमेस्टिक ग्रोथ देखते हैं तो जरूर वो बेहतर चल रहा है और काफी स्टेडी तरीके से चल रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे
एक एक डोमेस्टिक जो फोकस रहेगा वहां पे आउट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अगेंस्ट लाना थोड़ा आसान रहेगा। तो उस हिसाब से हमारे जो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में हैं, यानी कि अगर उदाहरण देना है तो ऑटो, इंडस्ट्रियल्स, बैंकिंग, सीमेंट, ये काफी सारी जो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे डोमेस्टिक ग्रोथ एक तरफ से ड्राइवर है ये सब बिजनेसेस के लिए, यहाँ पे हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है। जी, बिल्कुल भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ा है, ऐसे में डोमेस्टिक सेक्टर्स में निवेश तो बनता ही है ताकि वो एक तरीके से हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। हर्षा जी आप हमारे शो में आए, हमारे दर्शकों के मन में काफ़ी सारे जो सवाल थे उसके जवाब आपने दिए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इतना वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप सवाल भी लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।